नमस्कार दोस्तों, सोनी लिव पर फ्रीडम एट मिडनाइट नाम की एक 7 एपिसोड की सीरीज़ आई है और इस सीरीज़ की हम समीक्षा करने जा रहे हैं। समीक्षा क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे कुछ अच्छे कारण हैं। पहली बात है कि जब भी हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो हम पार्टीशन के बारे में सुनते बहुत हैं। ये भी हम जानते हैं जिन्ना था, नेहरू थे, गांधी थे, पटेल थे। इन लोगों ने जो है भारत की राजनीति को उस स्तर तक पहुंचाया था और बाद में जो है पार्टीशन हो जाता है क्योंकि और कोई विकल्प नहीं बचता है, या जिन्ना जो है ईगो पे ले चुका था, उसको पाकिस्तान चाहिए था। ये सारा एक कॉमन नैरेटिव हम सुनते रहते हैं। अब इस सीरीज़ में जो दिखाया गया है हम उसके ऊपर विस्तार से हम चर्चा करेंगे, जिसमें से कुछ ऐसी भी बातें होंगी जो अभी तक कहीं पे नहीं बताई गई या वेल नोन फैक्ट्स जो है वो नहीं है। यदि हम सीरीज की बात करें तो एक पुस्तक है, अंग्रेज़ों ने लिखी है और दोनों ऑथर के नाम मैं स्क्रीन पे डाल रहा हूँ, उनके द्वारा लिखी हुई है। तो आप आरंभ में सोचेंगे कि ये एक कम्प्लीटली इंग्लिश पर्सपेक्टिव होगा, लेकिन यहीं पे जो अच्छे पटकथा लेखक होते हैं, अच्छे निर्देशक होते हैं, वो फिर एक कहीं से स्टोरी लेते हैं, या ये तो फैक्ट है एक तरह से, उसको लेकर के अन्य जगहों से रिसर्च अपनी करते हैं और फिर उसमें रचनात्मकता के माध्यम से एक पूरा, आप कह सकते हैं कि एक अच्छे तरीके से वेल मेड सीरीज जो है आपके समक्ष रखते हैं। तो फ्रीडम एट मिडनाइट जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो टाइटल है, इस टाइटल से आप ये ना समझें, और संभवतः जिसने लिखा या टाइटल दिया है उसके पीछे की भावना भी यही रहेगी कि इट वॉज नॉट एक्चुअली फ्रीडम एट मिडनाइट। मतलब ऐसा नहीं था कि एक समय चुना गया और उस वक्त जो है भारत स्वतंत्र होता है, बल्कि जब आप इस सीरीज को देखेंगे तो मोस्टली इट हैज़ बीन अ सीरीज ऑफ मैसेकर्स। नरसंहारों की एक श्रृंखला है जो अंततः एक अंतिम नरसंहार में परिवर्तित होती है जब भारत स्वतंत्र होता है, और जिसको विभाजन की विभीषिका आप कह सकते हैं एक तरह से दिखाया गया। इस पूरे सीरीज की एक बात जो आपको अच्छी लगेगी वो ये है कि कोई भी चीज़ जो अभी के नोशंस है ना, कि गांधी क्या है, नेहरू क्या है, जो अभी प्रेजेंटली हम नई चीज़ें आती हैं, नई बातें आते हैं और पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर भी उस तरह का है, तो हम लेकर के बैठ जाते हैं गांधी क्या थे, नेहरू क्या थे, पटेल क्या थे, उनकी मूर्ति बन गई है। इस सीरीज में प्रेजेंट डे नोशंस को इन द फेस डिपिक्ट नहीं किया गया है। निर्देशक, पटकथा लेखक ये उस समय में जो चल रहा था उस हिसाब से दिखाते हैं, और हर चीज 2 लेयर की मैं बात कर रहा हूं कि एक जो है इन द फेस नहीं है लेकिन सटल तरीके से है। चाहे नेहरू एडविना के संबंध हो, चाहे गांधी का एरोगेंस हो जिसके कारण इस स्तर तक पहुंचे, जिन्ना क्या था और क्या दिखाता था अपने आप को, पटेल ने किस तरह से एक तरह से सूत्रधार बनकर भारत को इस स्थिति में, जो वर्तमान स्थिति है, उसमें संजो करके वहाँ पे रखा। ये सारी चीज़ें आपको लेयर बाय लेयर, एपिसोड बाय एपिसोड आपको देखने को मिलती रहेंगी। सबसे पहले मैं आरंभ करूं कि निर्देशन कैसा है, लेखन कैसा है, डायलॉग्स क्या है, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, बैकग्राउंड स्कोर, ये सारी चीज़ें। कुछ बिंदु हैं, मूलतः 4 बिंदु हैं जो वेल नोन फैक्ट्स नहीं हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में। पहला है, सोहरावर्दी का नाम सबने सुना है। वो बंगाल में था और बंगाल में एक तरह से लीग वाले अपना उसे मान करके चल रहे थे और सोच रहे थे कि जब पार्टीशन की बात आएगी तो वो जिन्ना जो उसको कहेगा वो मान लेगा। और हम जब भी भारत के पार्टीशन की बात करते हैं तो हमेशा हम 2 नेशन थ्योरी की बात करते हैं। इस सीरीज में यह दिखाया गया है कि सोहरावर्दी ने एक तीसरे राष्ट्र की भी पेशकश की थी और वो चाहता था कि बंगाल एक स्वतंत्र राष्ट्र बने। और सोहरावर्दी का जो पिक्चराइजेशन है, जिसको कास्ट किया गया उस एक्टर को, उसने इतने, मतलब जो भीतर में इस तरह के वर्मिन कैरेक्टर होते हैं ना, वो कीड़े जो अवसरवादी होते हैं, अपॉर्चुनिस्ट, उसके चेहरे से वो टपकता है। और वो किस तरह से माउंटबेटन आता है तो उसके सामने ये एक शर्त रखता है
कि हम तो ये भी कर सकते हैं, मतलब आपका 2 नेशन का प्लान है, विभाजन का है, मेरा ये है कि पूरे बंगाल को यूनाइट करके हमें दे दो, क्योंकि हम वहाँ के रूलर्स हैं, वहाँ के नंबर्स हमारे पास में। दूसरा जो है वो ये है कि गांधी ने जिन्ना को कांग्रेस से निकलवाया था, और गांधी ने डायरेक्टली नहीं निकलवाया था। गांधी ने सिचुएशन इस तरह का क्रिएट कर दिया था कि जिन्ना के लिए जगह नहीं बन रही थी वहाँ पे, और उसको निकलवाने के लिए नागपुर में एक अधिवेशन होता है कांग्रेस का। वहाँ पर जब वोटिंग होती है वर्किंग कमेटी की, उसमें 7-7 वोट से टाई हो जाता है, और जिन्ना को निकलवाने वाला व्यक्ति होता है मोतीलाल नेहरू, और उनके पुत्र उस वक्त जवाहरलाल नेहरू होते हैं, जो वर्किंग कमेटी के संभवतः मेंबर नहीं रहते हैं। तो मोतीलाल नेहरू का एक वोट जिन्ना को निकालता है। और इस सीरीज में दिखाया गया है कि जो हम बार बार सुनते हैं ना कि चुने हुए प्राइम मिनिस्टर पटेल थे, लेकिन पटेल को गांधी बिठाते हैं और नेहरू को बोलते हैं कि नेहरू जो है वो पीएम बनेगा, पटेल जो है कार्यकर्ता है और वो उनकी देश को ज़रूरत है, और प्राइम मिनिस्टर का पद जो होता है वो नेहरू को दे दिया जाए। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि गांधी ने अपने पॉलिटिकल एक तरह से राइवल को निकलवाने के लिए जो मोतीलाल नेहरू की मदद ली थी, सहायता ली थी, उसको वो पे ऑफ करते हैं। सेम सिचुएशन तो नहीं था, लेकिन चूंकि गांधी का एक तरह से कांग्रेस पे वीटो था, तो वहाँ पे दिखता है। तीसरी बात जो इस सीरीज में हमें दिखी, जो वेल नोन नहीं है, वो यह है कि गांधी ने जिन्ना को यूनाइटेड इंडिया का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी। दिस इज नॉट वेल नोन। ये बात यहाँ पे दिखा है, और पूरा ऐसा नहीं है कि केवल दिखा, उसके पीछे लॉजिक क्या है। वो जो है माउंट बेटन के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि हम जो है जिन्ना को आप प्राइम मिनिस्टर बना दो। और माउंट बेटन के लिए ये वैसे समय में जब लगभग सब कुछ तय हो चुका था, कांग्रेस मान चुकी थी कि भाई विभाजन करना है, पाकिस्तान बनेगा, भारत बनेगा, कौन कौन से एरिया जाएंगे, आधा पंजाब जाएगा, आधा बंगाल जाएगा, सारा कुछ हो चुका था। तब गांधी इन हिज लास्ट डिच अटेम्प्ट वो प्रपोज करते हैं कि जिन्ना को बना दो। माउंट बेटन बोलता है कि भाई जिन्ना को तो हम बना देंगे, लेकिन कांग्रेस इसके लिए कभी अग्री नहीं होगी। तब जो चौथा फैक्ट है जो उतने अच्छे से प्रचारित नहीं है, वो यह है कि गांधी टेक्स इट अपॉन हिमसेल्फ। उनको लगता है कि कांग्रेस अभी भी मेरी मुट्ठी में है, और बोले कि पटेल और नेहरू को तो मैं मना लूँगा, उसकी आप छोड़ दीजिए। तो गांधी ने पटेल और नेहरू को, भाई साहब इसमें डायलॉग्स जो है ना ऐसे ऐसे ब्लैकमेल से भरे हुए। एक सीन है जहाँ पे ये एक्चुअल में ये बात कही गई है, नेहरू को पटेल धमकी धमकी नहीं, वो बैंटर चलता रहता है, तो उसमें वो बोलते हैं कि मैं जो है वो, तुम अगर ऐसा करोगे तो मैं जो है धरने पर बैठ जाऊँगा, ये वो। तो नेहरू कहते हैं कि भाई इमोशनल ब्लैकमेल केवल बापू का उनका है, वही कर सकते हैं, तो ये मुझ पे तुम मत चलाओ। वहाँ पे मतलब वो जो एक तरह से आप कह सकते हो कि कुर्सी के लिए, कुर्सी देश से बड़ा हो गया, यूनिटी जो है वो ज़्यादा है, और लगभग डिमीन करने वाले टोन में गांधी जो है पटेल को जलील करना चाहते हैं, और अंततः उठ करके चले जाते हैं। तो ये 4 बिंदु जो हैं हमने पहले कभी भी नहीं देखे, मतलब उतने प्रचारित नहीं है, जो ऑब्वियसली जिनकी हिस्ट्री में अभिरुचि होगी तो उनको पता होगा। अब आते हैं हम स्टोरी पे कि स्टोरी है क्या एक्चुअल में। स्टोरी वही है, विभाजन के पीछे की हिस्ट्री, कांग्रेस उसमें किस तरह से काम कर रहा था, जिन्ना वर्सेज गांधी, जिन्ना कब आता है, जिन्ना इंट्रोड्यूस करता है गांधी को, गुजरात एक सभा थी गुजरातियों की वहाँ पे। उसके बाद फिर गांधी कैसे नेहरू को अपना एक तरह से शिष्य बना करके अपने मेंटरशिप में लेते हैं, गांधी कैसे ग्रूम करते हैं सरदार पटेल को। खैर वो वाला पार्ट थोड़ा कम ही है, बट वो आपको दिख जाएंगे। दोनों के लिए पिता तुल्य गांधी एक तरह थे, और गांधी अपने आप को उनके पिता तुल्य मानते थे, वो सारी चीज़ें आपको दिखेगी। गांधी वर्सेज नेहरू पटेल जब फॉल आउट होता है, नेहरू और पटेल उसके कब्जे से, नोआखाली राइट्स के बाद से, और जब दंगे भड़कने लगते हैं तो उसको लगता है कि थोड़ा ये बाहर जाने लगा है। और फिर जो केंद्र में है इस पूरे सीरीज में पटकथा के, वो है राइट्स की मैन्युफैक्चरिंग। जो भारत में, मैं अभी भी इस बात को कहता हूँ कि भारत में दंगे होते नहीं,
दंगे इनफैक्ट कहीं पे भी होते नहीं हैं, दंगे सदैव कराए जाते हैं, इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड। चाहे डायरेक्ट एक्शन डे हो, रावलपिंडी का दंगा हो, बिहार के राइट्स हो, नोआखाली हो, बंगाल में पुनः होता है वो हो, पंजाब में कहूता या ऐसे कर कटुहा या ऐसे एक जगह है, वहाँ पे महिलाओं के साथ जो हो रहा था वो जो है आग का घेरा बना करके कूद जाती, ये सारी चीज़ें। तो इसमें जैसे कि मैंने आरंभ में कहा कि इट इज़ अ सीरीज ऑफ मैसेकर्स दैट लेड टू फ्रीडम एट मिडनाइट। वो डॉक्यूमेंट जब साइन होता है उसको फोर्स ही किया गया था उस समय में साइन करने के लिए, इतने दंगे हो रहे थे, दंगे ही भारतीय विभाजन के केंद्र में हैं। और ये पूरे स्टोरी में आपको हर एपिसोड में आपको वो दिखता हुआ, ये एक रेकरिंग थीम टाइप का है, वो आपको दिखता हुआ दृष्टिगोचर हो जाएगा। एक दूसरा जो मतलब एक पर्सपेक्टिव है स्टोरी को देखने को, वो ये है कि जिस जिस तरह से परिस्थितियों में बदलाव आता है उस तरह से कांग्रेस को भी रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ता है, भले ही उनके लिए आइडियल्स सत्याग्रह का, अहिंसा का, ये सर्वोपरि था कि हम जो है, और सर्वोपरि और नॉन नेगोशिएबल एक समय था कि हम भारत का विभाजन नहीं होने देंगे। बारिंग महात्मा गांधी, सब ने इस बात को एक्सेप्ट किया और वो आपको डायलॉग्स में दिख जाएगा। एक जगह पे सरदार पटेल जो है वो बोल रहे हैं कि यूनिटी की जब वो बात करते हैं, यूनाइटेड इंडिया होना चाहिए, तो उसमें वो बोलते हैं कि यार अभी जो है ये दंगे वंगे हो रहे हैं तो ठीक है, ये चोट है, हाथ पे चोट हम सह सकते हैं, हम हाथ काटना ज़रूरी नहीं है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो बोलते हैं कि हाथ को बचाने के लिए उंगली को हम काट सकते हैं, जब पार्टीशन की बात आ जाती है। फिर एकदम ही चला जाता है तो वो बोलते हैं शरीर को बचाने के लिए हाथ काटने की बात, जो मतलब नॉर्मली हम और आप भी आज जो है जब चर्चा करते हैं इस पर, तो मूलतः स्टोरी यही है। स्टोरी राइवलरीज हैं, जिन्ना की, गांधी की, गांधी के स्टबर्ननेस की, नेहरू और पटेल के फ्रस्ट्रेशन की जो गांधी जी को लेकर के था, किस तरह से माउंटबेटन दंपत्ति जो है वो भारत की राजनीति को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, उनका पर्सपेक्टिव क्या है, क्या सही में अंग्रेज़ों के पास और कोई विकल्प नहीं था कि हम इस देश को बांट ही दें, ये मूलतः कहानी है। डायलॉग्स जो हैं वो आपको मतलब हास्य के तो हैं कुछ कुछ, और मोस्टली मुझे लगता है कि वो नेहरू और पटेल जी के ही साथ हैं। आपस में कभी कोई गुजराती में कुछ उन्होंने बोल दिया, कभी फंस गए वो निकल नहीं पा रहे हैं तो वहाँ पे है, इस तरह की चीज़ें हैं, थोड़ा हंसी मजाक भी है। लेकिन कुछ कुछ कैरेक्टर्स के लिए जो डायलॉग चुने हुए हैं उसके पात्र को ऑलमोस्ट डिफाइन करते हैं उस तरह के डायलॉग। जिन्ना जो है हमेशा इस तरह से वो अंग्रेजी के मुहावरों का प्रयोग करता हुआ आपको दिखेगा। इससे क्या है कि एक चीज़ है कि आप अंग्रेजी बोलते हैं, इट कम्स अक्रॉस, जब आप बोलते हैं तो निकल जाएगा। जिन्ना जो है डायलॉग्स संवादों में रट करके आता था कि मुझे क्या बोलना है, और एक्चुअल में माउंटबेटन और उसकी पत्नी के साथ एक जगह फोटोग्राफ का उसका होना था, तो उसे लगा था कि वो बीच में लेडी माउंटबेटन आएगी, एडविना, और दोनों तरफ जो है पुरुष होंगे, तो उसने याद करके लाया था कि इट फील्स लाइक अ रोज बिटवीन टू थॉर्न्स, और एक्चुअल में फोटोग्राफ आया कि जिन्ना बीच में था तो उसने अपने को रोज बोल दिया और बाकी दोनों पति पत्नी को थॉर्न बोल दिया। तो उस पर माउंटबेटन जो है वो मज़े लेता है, मतलब उसकी वाइफ जो है उखड़ जाती है, बताओ यार ऐसे कौन करता है, कांटा हमें बोल के चला गया। बोला नहीं नहीं, वो बेचारा रिहर्स करके आया हुआ कि मुझे ये बोलना है, एक हिस्टोरिक लाइन होगी, तो उससे फिर वो उसको कंटेक्स्ट समझ में नहीं आया। और जिन्ना के कई जगह पे आपको इस तरह के डायलॉग मिलेंगे, वो हिंदी में भी या फिर अंग्रेज़ी में भी, वो जब भी बोलता है मुहावरों का प्रयोग अधिक करना चाहता है। उसको क्या लगता है कि इससे मैं आई विल कम अक्रॉस एज इंटेलेक्चुअल, और जो कि वो एक्चुअल में था नहीं, ऐसा नेहरू के मुंह से राइटर ने कहलवाया है। नेहरू एक जगह पे बोलता है यार ये कोई कैम्ब्रिज उम्ब्रिज कोई लॉ नहीं किया, ये कहीं वो ब्रिटेन का कोई छोटा मोटा बार एसोसिएशन वहाँ का डिग्री ले लिया, ये क्या रहेगा, इसको क्या सोचने बोलने आता है। तो एक एलिटिज़म जो नेहरू जी की थी
वो निकल के आती है, और ये भी डायलॉग के माध्यम से जो है स्टोरी राइटर ने और निर्देशक ने उसको बाहर निकाला है। जिन्ना का एक डायलॉग जो स्टैंड आउट करता है, मतलब कई डायलॉग हैं जो स्टैंड आउट करते हैं, एक जो अभी तक रेलेवेंट है उसको मुस्लिम आज तक यूज करते हैं कि बंगाल में हत्याकांड हुआ, नरसंहार हुआ, और उसके बाद बंगाल या संभवतः बिहार या कहीं पे हुआ था नरसंहार, उसमें क्या है कि मरने वालों में मुसलमान ज़्यादा थे। दंगा इन्होंने ही किया, मरने वाले लेकिन संख्या इनकी ज़्यादा थी। तो जिन्ना जो है जस्टिफिकेशन देता है इस बात का कि मरने वाले में तो मुसलमान ज़्यादा थे, मुसलमान अधिक मरे हैं। एग्जैक्ट सेम चीज़ आपको दिल्ली दंगे में 2020 में हुए हैं, जिसमें 53 आधिकारिक आंकड़ा है मरने वालों की संख्या, उसमें से 37 जो है वो मुसलमान थे, जबकि 2-3 महीनों से तैयारी मुसलमान ही कर रहे थे, और उसके बाद ये सारा दंगा होता है, सारा कुछ होता है, अभी तो केस चल भी रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि जिन्ना ने जो शब्द यूज किए हैं वो आज तक भारत में दंगों के लिए एक पक्ष सदैव भी करता हुआ आपको दिख जाएगा। नोआखाली में एक डायलॉग है, मैं केवल मतलब कुछ ही स्टैंड आउट डायलॉग्स की ही बात करूंगा। नोआखाली नरसंहार के बाद जब गांधी जी जाते हैं वहाँ से मिलने के लिए, तो वहाँ पर चिताएं जल रही होती हैं, और वहाँ पे एक व्यक्ति जो है वो गांधी जी को बोलता है कि यहाँ कुछ लोगों का किस्मत बुरा था। वो बंगाली है तो वो काकी पे ध्यान नहीं दीजिएगा, वो हिंदी में बोलते हैं कि यहाँ कुछ लोगों का किस्मत बुरा था, जिनका किस्मत अच्छा था वो मर गए। ये पूरे नोआखाली नरसंहार के विभीषिका को एक लाइन में डिपिक्ट करता है कि लकी वर दोज हु डाइड हु वर किल्ड। जो जीवित हैं उनके लिए ये एक नाइटमेयर की तरह हर रात, हर दिन, हर घंटे, हर क्षण जो है ये उनको उस विभीषिका की कि बच्चियों का रेप हुआ, महिलाओं का रेप हुआ, ब्रूटली चॉप किया गया। मतलब नोआखाली नरसंहार के ऊपर तो मुझे लगता है कि पूरी एक अलग श्रृंखला जो है वो बनाई जा सकती है। ये है एक जगह गांधी जी जब कन्विंस करने जाते हैं पटेल को, तो वहाँ पे बोलते हैं सत्याग्रह बलिदान मांगता है। पटेल जो भरे बैठे थे गांधी जी के, ये एक तरह बकलोली ही थी उनकी, एरोगेंस, उसको बोलते हैं कितना बापू, कितना बलिदान मांगती है। और उसके बाद वो गिनाते हैं कि उन्होंने क्या क्या नहीं किया, अब कितना और चाहिए बलिदान इसके लिए। एक है जो डायलॉग है वो जिन्ना का है। जिन्ना का डायलॉग है कि तुम लोगों ने अपना लीडर चुन लिया और ये लीडर अपने लोगों को अब चुन लेगा। तुम लोगों ने अपना लीडर ढूंढ लिया, ये लीडर अपने लोग ढूंढ लेगा। जिन्ना के इवोल्यूशन की वो मतलब वो हमेशा compete करना चाहता था कि मेरा कद गांधी जैसा हो जाए, और फिर उसको जब निकाल दिया जाता है तब उसको कोई रोकना चाहता है इस तरह से कि ये मत करो, तो बोलता है कि नहीं भाई, आपने डिसाइड कर लिया है कि कांग्रेस की दिशा क्या होगी, और सारे लोग कांग्रेस में गांधी को नेता मान रहे हैं। अब मेरा यह है कि मुझे अपने लोगों को ढूंढना है। तो एक डिफाइनिंग मोमेंट होता है जिन्ना के पूरे पॉलिटिकल करियर का कि वो वहाँ से निकलता है और तब उसके दिमाग में आता है कि हम पाकिस्तान बनाएंगे। अब यदि हम डायरेक्शन की बात करें तो इसमें मतलब एक चीज़ है कि नॉन लीनियर तरीके से दिखाया गया है, और नॉन लीनियर इसलिए भी है क्योंकि इसमें डायरेक्टर ने, जो निखिल आडवाणी हैं, बड़े अच्छे निर्देशक हैं, उन्होंने क्या किया है कि जिन्ना का, अंग्रेज़ों का और कांग्रेस का तीनों पर्सपेक्टिव से एक एक इवेंट को दिखाने की चेष्टा की है। इससे आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि एक तरफा जो है कि अंग्रेज़ ने किताब लिखी उसके हिसाब से सब कुछ चल रहा है, नहीं। उसमें आपको कांग्रेस में क्या चल रहा है, कांग्रेस में नेहरू का उसका जो उहापोह, उसका अंतर्द्वंद्व किस तरह से करवट ले रहा है, पटेल किस तरह से, उनके विचार कैसे कैसे बदलते हैं, गांधी का इवोल्यूशन कैसा है, जिन्ना किस तरह से देख रहा है, अंग्रेज़ चाहे उसका प्राइम मिनिस्टर एटली हो या फिर यहाँ पे जो उसके वाइस रीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वाइसरॉय जो होते हैं वो हों, उन सब का
आपको एक तरह से समागम दिखेगा, और ये भी कि एक कैरेक्टर यदि कुछ आज के समय में कर रहा है, पीछे उसने क्या किया था, ये भी डायरेक्टर जो है थोड़ा सा, हर एपिसोड के 2 खंड हैं, आपको इंट्रो का जब वो पूरा टाइटल और ये सब आते हैं ना, उससे पहले एक आपको शॉर्ट ग्लिम्स दिखाएगा, और उसके बाद जो घटना घटित होती है तो वहाँ तक। तो ये भी मुझे लगता है कि ये डायरेक्टोरियल चॉइस है और ये एडिटिंग के भी अंदर है, तो एडिटर को भी साधुवाद कि उन्होंने ये अच्छे तरह से डिपिक्ट करने की चेष्टा की है। नेहरू और गांधी का आइडियल्स वर्सेस रियलिटी, ये एक जो है वो हमेशा आपको एक पैल्पेबल टेंशन जो है वो हमेशा आपको वो दिखेगा, उसको उभारा है। नेहरू भी पहले आइडियलिस्ट थे, नेहरू ने भी सब कुछ त्याग दिया था, जो उनका मतलब एफ्लुएंट लाइफ था वो सबको त्याग करके वो कूदे, गांधी के पीछे चलते रहे। फिर उनको दिखने लगा कि नहीं भाई, ये जिन्ना जो करना चाहता है वो नहीं होना चाहिए, और उसके बाद फिर दंगे दंगे दंगे, और फिर रियलिटी जो है उसको दिखाना। और यहाँ पे बहुत लोगों का मैं पढ़ रहा था कि यार ये जो आया है सोनी लिव पे, ये प्रोड्यूसर्स ने जो है ना, वो नेहरू को तो यार ऐसे दिखाया ही नहीं, वैसे दिखाया नहीं। नेहरू को जितने अच्छे से आपको सतह पे लग रहा है कि नेहरू का डिपिक्शन ये है, ये क्या चाह रहे थे कि यार एडवीना के साथ मतलब किसिंग सीन एक हो जाता तो कैसा रहता, इस टाइप का, वो नहीं है। वो अच्छा डायरेक्शन नहीं कहा जाता है। अच्छा डायरेक्शन ये है, शिमला में नेहरू जाते हैं, एडवीना भी वहाँ पे है, माउंटबेटन भी है, वहाँ पे मेनन साहब भी हैं, इन सबको मिल करके एक वो कर रहे थे कि किस तरह से हम एक निर्णय पे पहुँचें कि भाई देश को अब विभाजन करना है तो कैसे किया जाए। बीच में नेहरू उखड़ जाते हैं जब वो डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं कि ये क्या है, दिस इज अनएक्सेप्टेबल, जाने लगते हैं। और तब तक शिमला में 5-6 शॉट्स हैं केवल। नेहरू साइकिल पे जा रहे हैं एडवीना जी के साथ, नेहरू जी पार्क में बेंच पे बैठे हैं, नेहरू जी खिलखिला के हंस रहे हैं कहीं पे एक मतलब हरे लॉन पे, इस तरह के शॉट्स हैं खाली। और वो जो है एक जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत ही सूक्ष्मता से दिखाया है। नेहरू को मनाने के लिए कोई तैयार नहीं था और कोई किसी की बात मानते नहीं। नेहरू माउंटबेटन की पत्नी को बोलते हैं मेनन जाके कि अब आप ही लोग कुछ कर सकते हैं। वो जो है लगभग नाइट सूट में रहती है और वो देखते हैं रात में ही खाली करके जाने की ये तैयारी कर रहा है। उसके रूम में रात या सुबह रहता है, जो भी रहता है, वो जा कर के उसको पूछते हैं कि क्यों जा रहे हो, ये सब करके हम लोग बात कर सकते हैं, मैं माउंटबेटन से अलग हूँ, मतलब अपने पति से, आई एम माई ओन पर्सन। ये डायलॉग वहाँ पे यूज किया है, जो कि है भी एक्चुअल में एडवीना का हम स्टार्ट से ही देखते हैं, जहाँ से वो बर्मा में इंट्रोड्यूस की जाती है तो वो एक अलग तरह की मतलब स्वतंत्र नारी का वो एक देती है। वो उसका भी कैरेक्टर आर्क जो है वो बढ़िया है, वो है। बाकी समय नेहरू का जो डिपिक्शन है ना, वो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में है, आप उसका चेहरा पढ़ सकते हो। और मैं जब देख रहा था मुझे लग रहा था यार ये मेकअप का समस्या है कि क्या है, ये इस तरह से क्यों दिखाया है। जब मैंने 7 मतलब एपिसोड देखे तब लगा कि नहीं, पर्पस जो है डायरेक्टर का वो सॉल्व हो रहा है। को हमेशा वो एक परेशान सा व्यक्ति जिस पे संभवतः जो डिज़र्व नहीं करता था लेकिन उसके ऊपर थोप दिया गया है इस तरह से, उसको डिपिक्ट करने में पूरी तरह से मुझे लगता है कि निर्देशक जो है वो सफल रहा है। फिर निर्देशन में बात करें तो आपको गांधी जी की मतलब एरोगेंस, तो आप एरोगेंस मुझे लगता है कि वो उचित शब्द नहीं है। आइडियलिस्ट एक आदमी होता है ना, और अपने आइडियलिस्ट को लेके एकदम प्यूरिटन अप्रोच, एकदम शुद्धतावादी कि नहीं ये कह दिया तो कह दिया टाइप का, ऐसा अप्रोच, वो वाली चीज़। फिर उनका फॉल आउट होता है, फिर कांग्रेस के खेमे में फ्रस्ट्रेशन बापू को लेकर के कि यार बापू कहाँ जा रहे हैं, और बापू का अपना फ्रस्ट्रेशन कि ये तो वो कांग्रेस नहीं है जो मैंने बनाया था या जिसका मैं हिस्सा था। कांग्रेस अब जो है जिन्ना की तरह बिहेव करने लगी, कांग्रेस को सत्ता चाहिए, कांग्रेस को ये सब कहा कि बापू जो है मेन क्रूशियल पॉइंट पे वो नोआखाली में जाके वहाँ बस जाते हैं एक तरह से
कि वहाँ से मुझे दिल्ली आना ही नहीं। यहाँ पॉलिटिक्स कुछ और सिमर कर रही होती है, लेकिन गांधी जी जो वो नोआखाली चले जाते हैं। नेहरू पटेल के साथ जो है फिर पत्राचार के माध्यम से, अन्य तरीक़ों से वो भी जो है वो, ये सारा कुछ जो मैं बता रहा हूँ कि एक आप जब देखोगे तो जिस तरह से मतलब पूरा डिपिक्शन है, बैकग्राउंड में जिस तरह का म्यूजिक है, ये सब कुछ देखते हुए आप महसूस कर सकते हो, उसका अनुभव कर सकते हो कि उस समय किस तरह की परिस्थितियाँ रही होगी। पूरी तरह से यदि देखा जाए तो इट इज़ अ वेरी वेल क्राफ्टेड वर्क एंड द मैसेजिंग इज़ वेरी सटल फॉर पीपल टू सी। जिसको समझ में आना है उसको समझ में आ जाएगा। जिनको इन द फेस डिपिक्शन टाइप का चाहिए तो उनको लगेगा कि नहीं यार ये तो ठीक से किया नहीं, इसमें तो ये रह गया वो रह गया। एक्टिंग की बात करें तो गांधी का जो कैरेक्टर है उस व्यक्ति ने मतलब जो एक बिना दांत का, जब गांधी आता है मोस्ट ऑफ द पार्ट बिना दांत के ही हैं, उसका जो एक तुतलाहट आप कह सकते हैं, क्योंकि दांत आगे का 4 दांत ना हो, हवा जो एस्केप करती है उसको पकड़ना, चबा चबा के बोलना। और हमारे सत्य के टकराने का समय आ गया है। एंड एट मेनी अ टाइम्स गांधी जब साइलेंट है और एक लाइन में बैठे हुए, मान लीजिए गांधी सबसे कोने वाले बिस्तर पे बैठे रहते गद्दे पे, इधर होंगे पटेल और यहाँ पे नेहरू, पटेल नेहरू में संवाद हो रहा है, गांधी खाली ऐसे करके टेढ़ा होकर सुन रहे होते हैं और सुनते हुए उसका चेहरा बदलता है जैसे जैसे, और जब संवाद समाप्त हो जाता है तब कैमरा धीरे से स्लो करके गांधी के चेहरे पे जाएगा, ये बताने के लिए कि आदमी मन में बहुत कुछ बोल रहा है। और वो पूरा जो उनके मन में योजना चलती रहती है कि गांधी इज नॉट इन अग्रीमेंट विद द कांग्रेस पार्टी। ये आपको मतलब वो बिल्डअप होता दिखता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन गांधी जी कहते हैं कि नहीं कांग्रेस बदल गए, नहीं, वो दिखता है कि गांधी को इन लोगों की सोच से समस्या है और वो बस बर्दाश्त कर रहा है, आदमी बर्दाश्त कर रहा है, बर्दाश्त करते जाता है। नेहरू का एक्सेंट बहुत अच्छे से, वो कश्मीरी थोड़ा सा, और फिर जब अंग्रेज़ी बोलेगा तो एक फ्लेयर जो होता है, कैम्ब्रिज का पढ़ा हुआ व्यक्ति है और थोड़ा एलिटिस्ट तो है ही उस तरह का, तो वो फ्लेयर आपको दिखेगा। और साइलेंट एग्रेशन भी दिखता है नेहरू का। नेहरू मुझे लगता है 1 या 2 बार एक्चुअल में अपना क्रोध प्रदर्शित करते हैं, बाकी टाइम में बहुत क्रोध देने वाला एक परिस्थिति आती है और बहुत साइलेंटली एकदम वो पैसिव एग्रेशन जिसको बोलते हैं ना, उस टाइप का आपको उसके चेहरे पे दिखेगा कि ही डजंट लाइक इट एंड ही वांट्स टू डिस्ट्रॉय द गाय इन फ्रंट बट ही कांट डू इट। ये वाला जो है मतलब एक हेल्पलेसनेस, दूसरा जो है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, तीसरा उसकी अपनी एक पॉलिटिक्स है, वो कहाँ पहुँचना चाहता है जिसके लिए जिन्ना को रोकना है। देश में दंगे हो रहे हैं जो उससे रुक नहीं रहा है, कंट्रोल में नहीं आ रहा है। एंड कांग्रेस पार्टी वेयर महात्मा गांधी इज गोइंग सम अदर वे और बाकी कांग्रेस अलग चलना चाहती है। ये सारा कुछ आपको नेहरू के चेहरे पे दिखता है। नेहरू के मतलब मुझे लगता है वो सेंट्रल फिगर है इसका, और ये वेरिएशन आपको वो पूरा मतलब अच्छे से कैरेक्टर को निभाया है। जिन्ना का जो काइयापन है, जो कमीनापन है, वो उसके चेहरे पे दिखता है और वो एकदम संभल संभल के, तोल तोल के एक एक बात, भले ही अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए, मतलब एक खोखले पात्र की जो बहुत स्कीमिंग है, जो बहुत षड्यंत्रकारी है, उसका डिपिक्शन जिन्ना कैरेक्टर ने अच्छा किया। माउंट बेटन का कैरेक्टर बहुत अच्छे से निभाया गया है। कुछ इंग्लिश पात्रों की यदि बात करें जो ब्रिटेन में बैठे हुए वहाँ पे, तो आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत हल्का सा कैजुअल टाइप का लगा है, बट मुझे लगता है कि ओवरऑल यदि देखा जाए तो यू कैन इग्नोर इट। लियाकत का रोल बहुत मतलब अच्छे से निभाया गया है। लियाकत का पात्र जो है वो मतलब फिर सोहरावर्दी जो मैंने आपको बताया कि वो एक जो अपॉर्चुनिस्ट इंसेक्ट टाइप का कीड़ा जो आपको भैजोंक हम लोग बोलते हैं, खून चूसने वाला जो होता है, उस टाइप का कि पानी में यदि गए तो चुपके से वो चिपक के आपका खून पीने लगेगा, उस तरह का कैरेक्टर उसके चेहरे से वो झलकता है, झलकता नहीं, टपकता है। वो जो है उसने बहुत अच्छे से निभाया। अब एक जो इस सीरीज़ में
अब नॉर्मली जब आप इस तरह की भारत में प्रोड्यूस की गई श्रृंखलाएं आप देखेंगे, सीरीज़ देखेंगे, आपको बैकग्राउंड स्कोर पे बहुत अधिक परिश्रम करता हुआ व्यक्ति नहीं दिखेगा। इसमें जो है वो है, चाहे, और खाली ऐसा नहीं है कि सैड समय आया तो वायलिन बज रहा है जो नॉर्मली होता है, ऐसा नहीं, या फिर कुछ एक्शन हो रहा है, दंगे हो रहे हैं तो परकशन इंस्ट्रूमेंट धम धमा धम 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 इस तरह से हो रहा है। हर राइट में आपको एक वेरिएशन दिखेगा। जो साउंड डिज़ाइनर ने इस बात को, मतलब जैसे हम लोग लिटरेचर में पढ़ते हैं कि एक ही वाक्य में एक शब्द को दोहराने की जगह पर्यायवाची का प्रयोग करना चाहिए, या आप एक चैप्टर लिख रहे हो तो आप रिपीट मत करो अपने आप को, मतलब सेम बात को दोबारा बोलना है तो यू नीड अदर वर्ड्स। इस तरह से साउंड डिज़ाइन में हमें वो देखने को मिला है। जैसे कि एक जगह है रावलपिंडी का राइट होता है। रावलपिंडी राइट जब होते रहेंगे तो उसमें टाइपराइटर की आवाज़ आती है, टाइपराइटर से राइट हो रहा है कि इतने लोग मरे, यहाँ पे जला दिया, खट 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 खट, और टाइपराइटर का एक रिदम होता है। उसके बाद वही रिदम टक 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 जो है वो धीरे धीरे टक 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 ऐसे में बदलता है, और उसके बाद वो घड़ी के पेंडुलम का ले लेता है, टिकटिकी जो उसकी चलती रहती है। तो ये मुझे लगता है कि दिस इज़ वेरी क्रिएटिव वे ऑफ डूइंग साउंड। तो जो इस बात को समझता होगा कि यार दंगा इसका सेंट्रल थीम है, दंगे को हम और कितने तरह से डिपिक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे और विजुअली भी हर दंगा अलग तरीके से दिखाया गया है। ऐसा नहीं है कि हर जगह जो है मारकाट हो गया, भीड़ घुस गई, नहीं। बिहार का दंगा है, एक बहुत बड़ा पिट है, उसमें बहुत सारे शब्द जो है वो पड़े हुए हैं। रावलपिंडी का मैंने आपको बताया। पंजाब में एक्चुअल में दंगा कैसे हुआ उसकी कहानी कही जाती है। नोआखाली में शवों को जलाया जा रहा है। डायरेक्ट एक्शन डे वाले में उसमें दिखाया जा रहा है कि मारकाट एक्चुअल में हो रहा है और भीड़ जो है वो गुत्थम गुत्था हो जाती है और उसके ऊपर आग वाग चल रहा है। तो ये विजुअली जो है इस तरह से, तो वो वेरिएशन आपको दिख जाएगा, और वही साउंड डिज़ाइन में भी आपको दिखेगा। और टेंशन जब बढ़ता है तो वो कैसे पीक करता है, तो म्यूजिक भी उसके साथ, क्योंकि वहाँ पे जब एब्सेंस ऑफ डायलॉग है, संवाद नहीं है, तब आपको बैकग्राउंड म्यूजिक से ही उस साइलेंस को फिल करना होता है। फ्रस्ट्रेशन को दिखाने का, फिर क्या कहते हैं कि दंगों के बाद की स्थिति क्या है, उस पे जिस तरह से बात चले, तो ये सारी चीज़ें आपको, मतलब जितने भी इवेंट हो रहे हैं उसको बहुत अच्छे से इट अंडरस्कोर। एडिटिंग जो है उसमें टाइमलाइन को बहुत ही इफेक्टिवली यूज़ किया गया है, बैक एंड फोर्थ जाने का। जो मैंने आपको बोला कि कोई बड़ी घटना घटने वाली है तो उसके पीछे का ट्रिगर पॉइंट क्या है वो आपको बता दिया जाएगा स्टार्ट में। उसके बाद कैरेक्टर आर्क में भी इसका, कि ये कैरेक्टर इस तरह का डिसीजन आज क्यों ले रहा है, ये संवाद क्यों बोल रहा है, तो आपको बैकग्राउंड में दिखाएगा कि उसका इंट्रोडक्शन किस तरह से हुआ था, क्या वो बिंदु था जहाँ से वो कैरेक्टर की दिशा संभवतः बदलती है। जैसे नेहरू जो है वो एक तरह दिखाता है, एक तरफ की गांधी जब अपने आप को चंपारण में डिफेंड कर रहे होते तो नेहरू ऑडियंस में होते हैं, और जिस तरह से गांधी ने अपने आप को डिफेंड किया वहाँ पे नेहरू उसके एक तरह से फ़ैन बन जाते हैं और फिर बोलते हैं कि मैं ऐसे ऐसे हूँ और मैं आपके काम का फ़ैन हूँ। वहाँ पे उसको बोलते हैं कि सत्याग्रह करना होगा, ये सब अहिंसा, और उसको फिर लेते हैं वहाँ पे, और बाद में फिर उसी नेहरू का गांधी से अलगाव। हालांकि नेहरू ट्राइड एवरीथिंग टू कीप गांधी ऑन ट्रैक, लेकिन एक जगह बोल ही देते हैं कि भारत के भविष्य की राह में अगर कोई और सामने आता है तो मैं उसे हटा के चल दूंगा, मैं आपकी राह पे आपके पीछे जाने के लिए अभी तैयार नहीं। अब यदि हम सिनेमेटोग्राफी यानी कैमरा की बात करें तो कैमरे में कुछ इनोवेटिव तरीके से कई जगह पे यूज किया गया है। जैसे नेहरू सेंटर में होगा, जब उसके सामने कुछ आता है, वो जब ही इज़ फेसिंग द डिलेमा कि अब मैं क्या करूं, वहाँ पे की स्थिति में है, और जब संवाद चल रहा होता है सेंटर में है और टॉप डाउन कैमरा लगा हो, मतलब उसके सर के ऊपर के हाइट से, और दो लोग पीछे फिर दो लोग पीछे, इस तरह से एक फ्रेम इस तरह का है। पटेल जो है साइड में बैठते हैं, वो सोचते हैं कि इसका क्या हो सकता है, इस तरह से है। कई जगह पे बहुत स्लो कैमरा मूवमेंट है, धीरे धीरे वो बढ़ता है।
जैसे गांधी के पास उसको जाना है जब डायलॉग कहीं और हो रहा है। तो इस तरह से सिनेमाटोग्राफी भी आप कह सकते हैं कि ठीक है। और विजुअल डिपिक्शन, चूँकि हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं तो उसमें आपको बीच में वो पुराना जो टीवी होता है ब्लैक एंड वाइट, उसका एक फील आएगा कि बहुत ही पुराना है। बीच बीच में इसका भी यूज किया गया है। हिस्टोरिक एक्चुअल फुटेज ब्लेंड करता है ब्लैक एंड वाइट में ही इस सीरीज का जो फिल्माया गया फुटेज है, और फिर वो रियल लाइफ में मतलब एक्चुअल में कलर में वो आ जाता है। तो थोड़ा सा जहाँ पे भी इनोवेशन का यूज किया जा सकता था तो वो हमें दिखा है। एक बात जो अंतिम मेरा बिंदु है वो है प्रतीकात्मकता की। और ये आपको जब आप टाइटल वाला हिस्सा देखेंगे, जब इंट्रोडक्शन होता है वहाँ पे आपको दिखेगा भारत का नक्शा है, उसमें मतलब पूरा का पूरा वो सिंबॉलिक ही है, मैप है। और मैं स्क्रीन पे चला रहा हूँ और वो जो है आप देखिएगा कि वो ब्लड फ्लो कर रहा है। और ब्लड फ्लो कहाँ कर रहा है? एक तो है जो डिवाइड्स हैं, जो लाइन्स हैं, सीमाएं हैं, उस पर हल्का डार्क उसका वो पसर रहा है, मतलब दंगों की आग, और उससे किस तरह से रक्त जो है वो रिस रहा है दोनों तरफ बॉर्डर के, ये आपको दिखेगा। फिर एक स्मोकिंग पाइप दिखता है जो कि जिन्ना भी पीता था, माउंटबेटन भी पीता था, उसकी राख को डिपिक्ट करता हो कि बड़े बड़े हेडलाइंस आते हैं और वो धीरे धीरे वैनिश होते हुए आपको दिखेंगे। उसके बाद फिर एक फाइनल जो है वो दिखता है कि फैब्रिक जो होता है वो ऐसे करके दो हिस्सों में वो खींचता चला जाता है, अंत में एक तार बचती है और वो टूटता है, और वो फ्रीडम ऑफ मिडनाइट जो है उसके बाद आता है। घड़ी है फलाना का, ये सब तो है, बट ये सारा सिंबॉलिज्म जो है आपको दिखेगा कि किसी ने समय लेके मेहनत करके इस तरह से बनाया है। नॉर्मली हम भारतीय टीवी सीरीज और ये सब में हम उस तरह का मतलब दिमाग लगाते हुए लोग सोचते नहीं, हम वो देखते हैं। एक जो मुझे हिट किया वो सिंबलिज्म, वो विजुअल है। विजुअल इन द सेंस कि उसमें कैरेक्टर्स हैं। नेहरू बोल रहा है भारत के डेस्टिनी को लेकर के कि डेस्टिनी इज एट आवर डोर, और कमरे का दरवाज़ा खुलता है, जिन्ना उसमें प्रवेश करता है। नेहरू कुछ और संदर्भ में बोल रहा है, भारत की डेस्टिनी मतलब स्वतंत्रता अब हमारे मतलब दस्तक दे रही है, और उस वक्त जिन्ना आता है, और वहाँ पे जिन्ना आता है कोलिशन के लिए, ऑफर देने के लिए कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस को साथ हो जाना चाहिए। उसको जलील किया जाता है क्योंकि उस वक्त चुनाव हुए थे और मुस्लिम लीग को कहीं 0 सीट कहीं 2 सीट इस तरह से आया था, और ये 1937 या 36 के चुनाव की बात है। वहाँ पे उसको बोला जाता है कि भाई तुम्हारे पास है क्या? वो बेचारा हलवा लेके आया था, नेहरू का फेवरेट जो हलवा था वो लेकर के। तो वो बोलता है कि भाई हाथ मिला लेते हैं और हम लोग जो है एक साथ करें। तो बोलता है तुम्हारे पास है क्या जो तुमसे हाथ मिलाए? जलील करके, और बोलता है कि आपका उपहार तो मैं रख लूँगा गिफ्ट, लेकिन आपका ऑफर मैं ठुकरा रहा हूँ। जिन्ना निकलता है और कांग्रेस वाले सेलिब्रेट करते रहते हैं, और जब जिन्ना आगे बढ़ते जाता है पूरा स्क्रीन रेड हो जाता है लाल ट्रांसपेरेंसी के साथ, और वहाँ पर थोड़ा और वो आगे जाता है, उसके चेहरे पे लाल रंग का गुलाल जो है वो लगता है, और वो बहुत ही स्ट्रेट फेस लेकर के, एक एब्सोल्यूट रिजॉल्व जिसको होता है ना, कि जिस व्यक्ति ने अब तय कर लिया कि भाई अब तो कुछ करना है। तो रेड का प्रयोग जो है मुझे लगता है कि आने वाले जो राइट्स होंगे, जो नरसंहार होंगे, उसको डिपिक्ट करने के लिए यहाँ पे वो पूरा ब्लड बाथ जो उसके दिमाग में चल रहा है कि अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि जिन्ना ने पूरे सीरीज में अपने जिद को या अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए, और यह जानते हुए कि उसके पास मात्र 1 वर्ष है। ये मार्च 1947 के लगभग की बात है, जब डॉक्टर ने उसके कैविटीज़ उसके लंग में बने थे और बता दिया था कि भाई अब आप काम स्लो डाउन नहीं करोगे तो साल भर में आपका मरना तय है। ऐसे में उसके दिमाग में क्या चल रहा था, वो एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन उसका कि वो कपड़ों पे रक्त जो है वहाँ पे अबीर और गुलाल के रूप में आपको दिखेगा।
गांधी जी का एक पोर्ट्रेट रहता है, वो क्रूकेड हो जाता है और 9 वहाँ पे पोर्ट्रेट लगे हुए हैं कांग्रेस कार्यालय में, और वहाँ पे गांधी जी का जो है वो हल्का ढीला होकर वो एक तरफ आ जाता है, मतलब आउट ऑफ प्लेस हो जाता है। या फिर वो हम लोग बचपन में वो रीजनिंग के सवाल नहीं आते थे कि इनमें से जो ऑड वन आउट है उसको चुने, तो गांधी ऑड वन आउट वहाँ पे वो कांग्रेस की दीवार पे, जिसमें वहाँ के महान विभूतियों के फोटोग्राफ्स वहाँ पे लगे हुए हैं, तो वहाँ पे हो जाता है। एक ये है क्योंकि उसी वक्त एक्चुअल में गांधी जो है वो मनाने आते हैं पटेल को कि जिन्ना बना दो, कुर्सी के चक्कर में मत रहो, ये सब, और फ्रस्ट्रेट हो करके फिर वहाँ से निकल के चले जाते हैं। और उस पे वो बोलते हैं कि जब दिल में ही जगह नहीं है तो दीवार पर से भी मुझे जो है वो हटा ही दो। और एक और सिंबॉलिक है, मतलब सिंबॉलिज्म आपको बहुत मिलेगा जो नोटिसेबल है, वो ये है, नोआखाली में हिंदुओं के साथ जो मुसलमानों से हाथ मिलाने जाते हैं महात्मा गांधी, और गांधी बढ़ते रहते हैं, मुसलमान हाथ में कुल्हाड़ी लेके रोक रहा होता है कि मत बढ़ो मत बढ़ो। गांधी बढ़ाते हैं, वो ब्रिज को तोड़ देता है। तो ये होता है ना बर्निंग द ब्रिजेस टाइप का। तो यहाँ पे लिटरल भी है और ये भी है कि मुसलमानों ने अपने तरफ से जो भी वो सद्भावना और ये सब का होता है उसका कोई स्कोप जो है वो नहीं छोड़ा था। ये सारा कुछ आपको वहाँ पे दिखेगा। कुल मिलाकर यदि मैं समापन में बात करूँ तो ये श्रृंखला जो सोनी लिव पे आई है, मिडनाइट, फ्रीडम एट मिडनाइट, हर तरह से देखी जानी चाहिए। एक तो ये फैक्चुअल है, ऑथेंटिसिटी है इसकी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं जानते हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। प्रोडक्शन क्वालिटी भी, अगर आप केवल एक चीज़ यदि बोलें कि लैकिंग, मतलब अगर चुनना ही है तो वो होगा कि प्रोडक्शन क्वालिटी उस स्तर का नहीं है जो आप मतलब बहुत अच्छे से बनाए। तो हो सकता है बजट के कॉन्स्टेंट होते हैं सब, फिर भी भारत में जिस तरह की प्रोडक्शन क्वालिटी होती है उस हिसाब से देखा जाए तो ये अच्छे गुणवत्ता की है। डायलॉग्स अच्छे हैं, स्टोरी ऑब्वियसली वेल नोन है, लेकिन आप ये 7 एपिसोड देखोगे तो आपको बहुत ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपको संभवतः पता नहीं थी। कुल मिलाकर के ये एक बढ़िया से एक ट्रू आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है। इसमें दिखता है कि निर्देशक ने काम किया है, एडिटर ने काम किया है, साउंड डिज़ाइनर ने अपना काम किया है, पटकथा लिखने वाले ने अपना काम किया है, और रिसर्च करने वाले ने फैक्ट्स ला करके ढंग से, और किस घटना का आधार बिंदु क्या था, उसका कारक क्या था, किस कारण वहाँ पे ये बात पहुँची, इन सब पे ध्यान दे करके ये एक बहुत ही अच्छे से श्रृंखला बनाई गई है। और मुझे लगता है आप सबको ये देखनी चाहिए। देखने के बाद अवश्य बताएं, यदि आप देख चुके हैं तो आप अवश्य बताएं कि आप इस समीक्षा से कितने सहमत या असहमत हैं। कमेंट में अवश्य लिखें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।